हाँ जी जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है हम लोग को? स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो असाइनमेंट हैं आपकी कि कंपोजिशन ऑफ सेनेट एंड कंपोजिशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो ये आपने रिसर्च करनी है कि कितने कितने मेंबरान होते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे ऐसे ही वन बाय वन पूछ लूँगा। ले जी नेक्स्ट। अच्छा जी, अभी यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, और नेशनल असेंबली होती है, सेनेट होता है, और इनका इलेक्शन का एक प्रोसेस है। अभी हम देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं, कानून साजी करते हैं। तो कानून साजी जो है उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है। When National Assembly is in session, a bill is respect of any matter may originate in either house। वो आपको मैंने बता दिया कि नेशनल असेंबली जब सेशन में है तो ये बिल जो है वो किसी हाउस से भी ओरिजिनेट हो सकता है, सेनेट से भी हो सकता है, और इनिशिएट हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है, और नेशनल असेंबली से भी हो सकता है। ये पहला सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो में क्या है, if it is passed by the house in which it is originated, then it is transmitted to the other house, right? अगर ये सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और सेनेट से अप्रूव हो गया तो उसके बाद ये नेशनल असेंबली में आ जाएगा, और अगर ये नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ तो वहां से पास होने के बाद ये सेनेट में आ जाएगा। ये पहली बात। दूसरी बात है, इफ द बिल इज आल्सो पास्ड बाय द अदर हाउस, अगर ये दूसरे हाउस से भी, आइदर दैट इज नेशनल असेंबली या सेनेट, दूसरे हाउस से भी पास हो जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, देन इट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। तो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए उसको पेश कर दिया जाता है। ये बड़ा सिंपल सा और पहला जो आइडियल और वेरी सिंपल सिनेरियो है कि एक बिल एक हाउस से, नेशनल असेंबली से या सेनेट से पास होता है। सेनेट से पास होता है तो नेशनल असेंबली में आ जाता है, नेशनल असेंबली से पास होता है तो सेनेट में चला जाता है, और वहां से भी पास हो जाता है विदाउट एनी अमेंडमेंट तो वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट भी अगर उसकी अप्रूवल दे जाता है तो वो जो बिल है वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये पहला सिनेरियो, राइट जनाब। लेजिस्लेशन के अंदर पहला सिनेरियो। सिनेरियो नंबर 2, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है, इफ द बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस एंड इज पास्ड विद अमेंडमेंट till amendment, it shall be sent back to the house in which it originated, and if that house passes the bill with those amendment, it shall be presented to the president for assent। दूसरा सिनेरियो में ये है कि नेशनल असेंबली से नेशनल असेंबली से एक बिल पास हुआ, सेनेट में चला गया, सेनेट ने उसको पास किया कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, तो सेनेट वो बिल वापस भेज देगी नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली अगर उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसको अप्रूव करके प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। ये दूसरा सिनेरियो है, ठीक है जी। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक बिल नेशनल असेंबली से पास होता है और सेनेट में चला जाता है, सेनेट कुछ अमेंडमेंट के साथ उसको पास कर देती है, तो वो बजाय इसके कि वापस आगे प्रेसिडेंट को भेजे, वो वापस एक दफ़ा नेशनल असेंबली को भेजेगी कि आप इन अमेंडमेंट्स को देख लें। वो अमेंडमेंट्स जो है वो नेशनल असेंबली अगर उनको एक्सेप्ट कर लेती है, अप्रूव कर लेती है, तो नेशनल असेंबली से वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये है सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 3, सिनेरियो नंबर 3 क्या है? सिनेरियो नंबर 3 ये है, if a bill transmitted to a house is rejected or not passed within 90 days, or a bill sent to a house with amendment is not passed by that house within such amendments, फिर क्या 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 बात हो रही है कि इफ अ बिल इज ट्रांसमिटेड टू अ हाउस, एक हाउस को बिल भेजा गया, इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट हो गया है, और नॉट पास्ड विद इन 90 डेज, या तो वो रिजेक्ट कर दिया उस हाउस ने, या उसको 90 डेज के अंदर उसने पास नहीं किया,
or a bill sent to house with amendment is not passed by that house with such amendments, या एक अमेंडमेंट्स के साथ बिल एक हाउस ने दूसरे हाउस को भेजा तो उसने उसको पास नहीं किया। ये मुख्तलिफ तीन बातें हैं इस सिनेरियो में। पहली बात ये है कि एक हाउस ने दूसरे हाउस को बिल भेजा, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, उसने 90 दिन के अंदर उसको अप्रूव नहीं किया, और तीसरी बात, उसने अमेंडमेंट के साथ वापस भेजा और उस दूसरा जो हाउस है उसने उन अमेंडमेंट्स को के साथ उसको पास नहीं किया। ये तीन बातें तीसरे सिनेरियो में। तो फिर क्या होगा? The bill at the request of the house in which it originated shall be considered in the joint sitting of both the house, that is National Assembly and Senate। ये आपने सुना होगा कि नेशनल असेंबली और सेनेट की कोई जॉइंट मीटिंग है, जॉइंट सिटिंग है, वो इसी काम के लिए होती है। जब इस तरह की कोई बात हो जाती है, जो तीन बातें ऊपर की गई हैं, तो फिर नेशनल असेंबली और सेनेट की जॉइंट सिटिंग होती है, जॉइंट सेशन होता है, जिसके अंदर उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है उस बिल के अंदर। ये तीन सिनेरियो अगर ऊपर वाले हो जाए तो। नंबर 3, if it is passed by the votes of sorry, the votes of the majority of members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent। अगर वो उस joint sitting के अंदर, अगर वो उस joint sitting के अंदर जो है वो मेजॉरिटी वोट्स के साथ वो एक्सेप्ट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो वो फाइनली प्रेसिडेंट को चला जाता है अप्रूवल के लिए। और अगर वहाँ पे मेजॉरिटी जो है उसको रिजेक्ट कर देती है, तो वो बिल वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, वो फर्दर उसका कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है जी। सिनेरियो नंबर 4। अच्छा, ये जो पहले तीन सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं, ये जरा कोई मुझे थोड़ा सा इसको बता सकते हैं कि ये तीन सिनेरियो के अंदर हमने क्या बातें की हैं? एनीवन? पार्टिसिपेंट्स आर 22 माशाल्लाह। उमर की आप अटेंडेंस ले लें। और जी, कोई यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐड करना करेंगे कि ये तीन जो बातें हमने की हैं, ये तीन सिनेरियो हमने डिस्कस किए हैं, ये बेसिकली क्या है? कोई ज़रा सम अप कर सकता है? जी जी जी, आवाज़ कोई नहीं आ रही जी। सर इसमें सबसे पहले ये कौन बोल रहा है? सर अभी रिसेंटली एक FATF का वो बिल था जो गवर्नमेंट अप्रूव करवाना चाह रही थी, उस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही आ रही। हेलो जी, आवाज़ आ रही है मुझे। चिरान सर अभी बात करवाना थी, शर्म बात कर रहे बहुत कट तो वो सर चिरान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप म्यूट कर लें अपने आप। तो आई थी कि वो चिरान आपकी भेजा गया एग्जैक्टली वो वाला। चिरान, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपने आप को म्यूट कर लें जी। कोई और है? कोई और भी एक दो लोग हैं जी। सर ओवरऑल जो सर प्रोसेस हैं उसके हवाले से बात करें या सर कोई मखसूस बिल के हवाले से? जी, मैं कह रहा हूँ सर ओवरऑल जिस तरह सर मतलब कोई लॉ का बिल पास होता है उसकी बात करनी है या ये बेटा जो बात तीन करनी है सिनेरियो जो अभी बिल? तक हमने बात की है, वही बात बता दें मुझे जो मैंने पिछली 2-3 स्लाइडों पे बताई है, बस सिंपल। सर इन सिनेरियो में सर ये है कि पहले जो सर बिल पेश किए जाते हैं हमारे जो पार्लियामेंट में जो उसमें बिल पास किए जाते हैं, उस वहाँ से सर अगर मेजोरिटी में बिल पास हो जाते हैं तो वो आगे सर सेनेट में चला जाता है। तो सर सेनेट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह होती है। अगर वहाँ पे मेजोरिटी में पास हो जाता है, इनकेस कोई इसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो आगे प्रेसिडेंट के आगे पेश किए जाते हैं। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करनी होती है तो वो वापस पार्लियामेंट भिजवा दिया जाता है अमेंडमेंट नोट के साथ। पार्लियामेंट क्या होती है? जी सर पार्लियामेंट लाइक जो जी सर पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट किसको कहते हैं? सर पार्लियामेंट जिस जहाँ सर हमारे जी जी बताएं। जी सर
बेटा पार्लियामेंट क्या, पार्लिमान जो जी होता है पार्लियामेंट को क्या सर, होता है? पार्लियामेंट के अंदर सर दो होती हैं, एक सर अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। और लोअर हाउस में सर जो हमारे एमएनएज होते हैं वो बैठते हैं सर, और जो अपर हाउस होता है जो जहाँ पे सर हमारे सेनेट्स वगैरह बैठते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट का वो होगा ना, ये दो एक एक कंप्राइज मिनट, करती हैं एक पार्लियामेंट को। चिरान, एक मिनट उनको बात करने दे, एक मिनट। जी जी जी, सर। हारिस, हारिस कंप्लीट करो अपनी बात। जी सर। जी सर, जो भाई ने बताई सर वही वही सेम है सर। अच्छा ठीक हो गया, चलिए जी, ये तो आपने बात बता दी कि पहला सिनेरियो ये है कि एक हाउस से बिल पास होके दूसरे हाउस में जाता है और वो उसको पास कर देता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है अप्रूवल के लिए। और दूसरा बात आपने ये की है कि एक हाउस से, लाइक नेशनल असेंबली, नेशनल पार्लियामेंट जो है ना, दोनों को बेटा मुश्तरका कहते हैं। जब सेनेट और नेशनल असेंबली जी को सर। हमने मुश्तरका बात करनी हो, उसको इज्तिमाई नाम देना हो, तो फिर उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। नेशनल असेंबली को हम उस तरह पार्लियामेंट नहीं कहते, जैसे आप कह रहे थे ना पार्लियामेंट से आगे चला जाएगा, आप कहेंगे कि नेशनल असेंबली से आगे चला जाएगा। ठीक है जी। चलिए, दूसरी बात जो आपने की है वो ये है कि नेशनल असेंबली सेनेट के पास भेजती है एक बिल, और बिल जो है सेनेट जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करती है, तो सेनेट दोबारा नेशनल असेंबली को भेजेगी उन अमेंडमेंट्स के साथ, और नेशनल असेंबली अगर उन अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर देती है तो वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए, और वहाँ से अगर फाइनली अप्रूव हो जाता है तो वो लॉ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये आपने बात की जी। और कोई इसमें कोई जी ऐड करना चाहिए आप? जी अभी। सर एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ये है कि जब ही अब सेशन होता है इसका नेशनल असेंबली का, तो सर ये क्या जरूरी है, कंपल्सरी है कि उन डेली की बेसिस पे उधर अमेंडमेंट्स और उसके बाद लेजिस्लेशन होती हैं, या फिर इट इज लाइक कि जब कोई जरूरत पेश आती है तो तब भी सिर्फ ये लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स बन रही होती हैं? ये चीज़ ज़रूरत के तहत होता है, ज़रूरत के तहत होता है। वैसे तो जो लॉ के मुताबिक है कि हमारी सेनेट और जो नेशनल असेंबली है उसने डेली बेसिस पे काम करना है। जिस तरह एक मुलाजिम काम राइट करता सर। है, जिस तरह एक मुलाजिम काम करता है ना, 5 डेज अ वीक और 6 डेज अ वीक, इसी तरीके से उन्होंने काम करना। उसके एजेंडे डिफरेंट हो सकते हैं, कि आज का एजेंडा और है, कल का एजेंडा और है, ठीक है। वो एजेंडा जो है दैट्स राइट सर, एग्जैक्टली ये एजेंडा जो बेसिकली है ना, ये डिफरेंट होता है और हमेशा उसे प्रोलॉन्ग नहीं किया जाता ना। एक एजेंडा अगर क्लोज हो गया 2-3 दिन में, उसको आपने डिस्कस किया, उसका हद इस निकल तरह गया। होता है कि जो स्केड्यूल होता है ना नेशनल असेंबली या सेनेट का, वो स्केड्यूल जो होता है वो 15-15 दिन का इशू किया जाता है कि नेक्स्ट 15 डेज का स्केड्यूल ये राइट है, सर। उसके बाद का स्केड्यूल ये है। तो ये तो नहीं होता कि नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं, सेनेटर जो हैं, उनकी और मसरूफियात भी हैं, और जाहिर है अगर किसी बिल में बात करनी है तो उस बिल को पढ़ के आना पड़ता है, उसके लिए एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। तो उसका जो एजेंडा होता है वो फोर्टनाइटली बेसिस पे इशू होता है, और उसके साथ उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, बिल प्रोवाइड किया जाता है। जाहिर है उन्हें पढ़ के आना है, उन्हें पढ़ के नहीं आएंगे तो वो उस पर क्या डिस्कशन करें। ठीक है, तो इस तरह इसका। राइट सर। जी, और किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? और किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, कोई नहीं। अच्छा जी शिरान, इसको अनम्यूट कर। अच्छा, तो ये जो तीसरा सिनेरियो था ना जॉइंट सिटिंग वाला, इस पे आपने बात नहीं की। जो मैं बेसिकली करना चाह, दो सिनेरियो आपने बात की, जो तो सिनेरियो था ना तीसरा, उस सिनेरियो पे बात नहीं हुई कि बेसिकली क्या होता है उसमें। अगर तीन चीज़ें हो जाती हैं, तीन चीज़ें ये होती हैं कि एक बिल जो है वो दूसरी जो है वो हाउस में जाता है और वहाँ से अप्रूव नहीं होता, ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है, या 90 दिन के अंदर अप्रूव नहीं होता, या अमेंडमेंट्स के साथ दूसरे हाउस में आता है और वहाँ से अप्रूव नहीं होता। तो ये बेसिकली ये हार्मनी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपस में ये जो है कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कोऑपरेशन की ज़रूरत है, इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में दोनों हाउसेज जो हैं उनके नुमाइंदे इकट्ठे बैठते हैं, ताकि उसके ऊपर जो इतराज़ात हैं, जो रिजर्वेशंस हैं, वो सारी की सारी उनको एड्रेस किया जा सके। और फिर वो जॉइंट सिटिंग में अगर अप्रूव हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, नहीं होता तो वो फाइनली रिजेक्ट हो जाता है। ये तीसरा सिनेरियो था। और चौथा जो सिनेरियो है वो है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट, इट शैल बी रिकंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग। और अगर
प्रेसिडेंट वापस बिल भेजेगा, उसको अप्रूव नहीं करेगा, तो वो भी जॉइंट सिटिंग में होगा। उसमें भी दोनों जो हाउसेस हैं वो जॉइंटली उसको देखेंगे और जॉइंटली सिटिंग में उसको रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है सर उसे वैसे जॉइंट जॉइंट सेशन कहते हैं, इसे ना पार्लियामेंट्री टर्म में से जॉइंट सेशन कहते हैं। जॉइंट सिटिंग, ये जॉइंट सेशन एक बात। अच्छा जी, उसके बाद जी जनाब सर। है इफ इट इज अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट बाय द वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इट शैल बी प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर एंसर। अगर वो दोनों हाउसेस जॉइंट सिटिंग के अंदर, जॉइंट सेशन के अंदर उसको फिर देखते हैं और विदाउट अमेंडमेंट उसको अप्रूव करते हैं, तो फिर वो प्रेसिडेंट के बाद दोबारा भेज देते हैं। अभी प्रेसिडेंट क्या करता है, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days assent to the bill or return it to the parliament for reconsideration in case of a bill other than money bill of any provision or any amendments therein, ठीक है जी। तो वो या 10 दिन के अंदर उसको अप्रूव करता है या उसको वापस भेजता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास 10 दिन होते हैं उसको पढ़ने के और उसको अप्रूव करने के। In case a bill is pending in National Assembly or passed by it is pending in Senate, the bill shall lapse on the dissolution of National Assembly. ये बेसिकली क्या बात है, बात कह रहा है कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन केस अ बिल इज पेंडिंग इन नेशनल असेंबली और पास्ड बाय इट इज पेंडिंग इन सेनेट, द बिल शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली ने कोई बिल पास किया है या वो बिल पास किया है और वो सेनेट में पेंडिंग है और मीनवाइल जो नेशनल असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो वो जो पेंडिंग बिल है वो लैप्स हो जाएगा। द बिल शैल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन, वो खत्म हो जाएगा, उसको अप्रूव्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। If the bill is pending in Senate not passed by National Assembly shall not lapse on resolution of National Assembly। एक ऐसा बिल है कि जो सेनेट ने इस पेंडिंग इन सेनेट नॉट पास्ड बाय नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली ने पास नहीं किया, मींस कि वो ओरिजिनेट हुआ सेनेट के अंदर, तो अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रोसेस में है और अपर हाउस में है, वो चल रहा है। अच्छा, चलिए आगे आ जाएगी। यहाँ तक जो हमारी डिस्कशन है उसमें जो मनी बिल और जर्नल बिल की हमने बात की है कि मनी बिल और जर्नल बिल अलग अलग हैं, और मनी बिल जो होते हैं वो सेनेट में नहीं जाते, वो सीधे जो है वो नेशनल असेंबली से चले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे बजट है, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा ऑर्डिनेंस आ गया। मनी बिल जनाब, मनी बिल क्या होता है? A bill shall originate in National Assembly and after it has been passed by the Assembly, it shall without being transmitted to the Senate be presented to the President for assent। तो ये जो मनी मैटर्स हैं, बजट है, ग्रांट्स हैं, लोन है, ये जितने वो फिगर से रिलेटेड जितना काम है जिसको मनी कहते हैं, मनी बिल कहते हैं, या उसको बजट कहते हैं, या उसको फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं इनको सेनेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली जो है जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये बेसिकली जो है वो मुल्क चलाने से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लॉ मेकिंग से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, इट्स बेसिकली टू रन द अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए इसमें सेनेट जो कि बेसिकली एक कानून साज, परमानेंट कानून साज इदारा है, इसलिए उसकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली इसके बैक पे जो है वो लॉजिक है, जो इल्लत है, इसकी हिकमत है, वो बेसिकली ये राइट जनाब। उसके बाद जनाब शुरू में हमने कहीं बात की थी एक्ट की और ऑर्डिनेंस की, मैंने बात की थी एक्ट क्या होता है और ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ये जितने हमने पहले सिनेरियो पढ़े हैं, इन सिनेरियो के थ्रू बनने वाले जितने बिल हैं, इन सिनेरियो के थ्रू बनने वाले जितने कवानीन हैं, वो एक्ट कहलाते हैं, वो एक्ट कहलाते हैं। हाँ, दोनों की फोर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्डिनेंस हो या वो एक्ट हो, दोनों की एप्लीकेबिलिटी और उसकी फोर्स जो है वो वन एंड सेम, कोई उनके अंदर डिफरेंस नहीं। लेकिन ऑर्डिनेंस जो है उसकी बनने का और एक्ट के बनने के प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। एक्ट मैंने आपको बता दिया कि ये जो पीछे हमने 4 सिनेरियो डिस्कस किए हैं, इन सिनेरियोस के थ्रू जो है वो बनने वाला बिल जो है वो कानूनन शक्ल जब इख्तियार करता है तो उसको एक्ट कहा जाता है। ऑर्डिनेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस।
The president, if deems necessary to take immediate action, he has power to make an ordinance when the National Assembly is not in session. जब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अगर ज़रूरत समझता है तो वो बिल जो है वो कानून बना देता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, उसको एक्ट नहीं कहेंगे। ये बेसिकली जो है डिफरेंशिएट करने के लिए जो है कि एक्ट जो है उससे मुराद हर लफ्ज़ का एक मतलब होता है, हर लफ्ज़ का एक मतलब होता है, उसके पीछे उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिया जाता है, क्योंकि अल्फाज जो हैं ये अपने अंदर एक ताकत रखते हैं और एक मतलब रखते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है क्लास, मैं किसी को क्लास बताऊंगा तो वो फौरन समझ आएगा भाई एक कमरा होगा जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे होंगे, एक टीचर होगा, वो स्कूल होगा या वो यूनिवर्सिटी होगी या कॉलेज होगा, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा होगा। तो क्लास का अगर मैंने एक लफ्ज़ बोला है तो इसके पीछे पूरी एक ना बैकग्राउंड है, ठीक है। और ये लफ्ज़ जो है समझ उसी को आते हैं जिसको पता हो, जिसने सीखे हो। मसलन जिस तरह कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब लायर्स जब आपस में बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ आरडी अल्ट्रम पार्ट्रम, मैं कहता हूँ वाइट एन इशू है, ये अल्ट्रा वायरस है। तो ये अगर कोई कानूनदान बैठा होगा, कोई जो है वो लॉ गोइंग पर्सन बैठा हो तो वो फ़ौरन समझ जाएगा क्या बात हो रही है। इसी तरह मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एचआर के लोग होते हैं, एचआर में अगर कहूँ ही इज डेड, एक आम आदमी एक लेमैन को तो नहीं पता कि व्हाट इज डेड। तो इसी तरह हर लफ्ज़ का, ये थोड़ा सा मैं डिट्रैक हो रहा हूँ लेकिन पर्पसफुली, हर लफ्ज़ का एक मतलब होता है। अगर मैं एक गांव में रहने वाला आदमी जो सारा दिन ज़मींदारी करता है, उसको मैं कोई ऐसा लफ्ज़, आम सा लफ्ज़ भी बोल दूँ जो आम ज़बान में इस्तेमाल होता है, तो उसको शायद उस लफ्ज़ की समझता है। तो लफ्ज़ अपने अंदर एक ताकत रखते हैं। एक्ट जो है उसका एक ख़ास मतलब है, इसी तरह ऑर्डिनेंस जो है उसका एक ख़ास मतलब है। क्या मैं बेटे इसी पे बात कर रहा हूँ, सामरा इसी पे बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, उसको एड्रेस कर रहा हूँ सवाल। अच्छा जी, तो चलेंगे इसको लेके आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट इफ डीम्स नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन ही हैज पावर टू मेक एनी ऑर्डिनेंस व्हेन द नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। तो इस तरह आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे ऑर्डिनेंस आए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आ गया, तो ये सारे के सारे जो प्रेसिडेंट बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने इशू किए थे वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, तो ये सारे ऑर्डिनेंस कहलाते हैं। अच्छा, सच ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड, कानून साजी करना, thus shall have the same force and effect as an act of parliament, ठीक है जी। तो एक्ट जो है बेसिकली इसको कहते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसकी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेम फोर्स है उसके अंदर, फोर्स के अंदर कोई फर्क नहीं है। ऑर्डिनेंस शैल स्टैंड रिपील्ड, खत्म हो जाएगा आफ्टर 120 डेज इफ इट इज नॉट प्रेजेंटेड or passed by National Assembly in case of money bill and by both house if it is other than money bill। हाँ, यहाँ पे फर्क है कि ये वाला जो है ना, ये ऊपर हमने पहले बात की है पॉइंट नंबर 1 में, ये अगर नेशनल असेंबली नहीं है तो भाई वो ऑर्डिनेंस पक्का है। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का है तो वो अभी तक चल रहा है, वो लैप्स नहीं हुआ, वो रिपील नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहा है कि इसमें एक और बात भी है कि अगर नेशनल असेंबली और सेनेट जो है ना वो सेशन में है, नेशनल असेंबली है, मुल्क के अंदर पार्लिमानी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर भी है, फिर भी यहाँ पे ये बात थोड़ी सी वजाहत के साथ मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी गई कि अगर नेशनल असेंबली मौजूद है तो उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर है कि वो 120 दिन के लिए कोई भी कानून बना सकता है, जैसा उसका दिल करे वो बना दे। वो कानून है फॉर 120 डेज एज ऑर्डिनेंस। बेशक नेशनल असेंबली है लेकिन 121वें दिन पे वो खत्म हो जाएगा, वो रिपील हो जाएगा अगर ये दो काम नहीं होते। अगर वो मनी बिल है तो वो नेशनल असेंबली से अप्रूव नहीं होता, और अगर वो जनरल बिल है तो बोथ हाउसेस से अगर वो अप्रूव नहीं होता तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सर इसको अपोज नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस को, उसका क्या मतलब? सर मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस को अपोज नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझा, नहीं अपोज कैसे?
सर फॉर इंस्टेंस अगर जैसे नेशनल असेंबली या सेनेट हो तो वो उसको क्या डिस्कस करके अपोज नहीं कर सकते कि ये गैर सर कानूनी है या बाजुकात ये होता है कि मैं एड्रेस करता हूँ आपके सवाल को। बाजुकात ये होता है कि कानून साजी की फ़ौरन ज़रूरत होती है। नेशनल असम्बली और सेनेट का अपना एक प्रोसेस है, वो एक लंबे प्रोसेस से होके जो है वो बिल जो है वो एक्ट बनता है, कानून बनता है। और फ़ौरन किसी कानून की ज़रूरत है तो प्रेसिडेंट जो है वो फ़ौरन उसको ऑर्डिनेंस एक आर्डर के साथ बना सकते हैं। एक 10 मिनट के अंदर वो उसको कानून की शक्ल दे सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये बेसिकली ये पावर किसने दी है? ये प्रेसिडेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने आगे ये भी बता दी है कि वो ऑर्डिनेंस जो होगा ना, वो सिर्फ 120 दिन के लिए होगा। उसकी ज़िंदगी 120 दिन है। अगर वो सर मनी ये बिल है, जैसे एक मेरी कंप्लीट कर देगा। अगर वो नेशनल असेंबली से 120 दिन के अंदर मनी बिल है तो वो पास नहीं होता, तो वो रिपील हो जाएगा। और अगर वो जनरल बिल है तो वो अगर 120 दिन के अंदर दोनों हाउसेस से पास नहीं होता तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंसी खत्म हो गई। अर्जेंसी जो थी ना, वो उस वक्त कानून की शक्ल उसने इख्तियार कर ली और 120 दिन तक वो कानून रहा। अगर उस 120 दिन के अंदर भी अगर दोनों जो हमारे हाउसेस हैं, अगर उन्होंने उसको पास नहीं किया तो इट मीन्स कि भाई इसकी अभी अर्जेंसी नहीं है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये बेसिकली अर्जेंसी के लिए ये एक जो है वो रखा गया। जी, यहाँ तक कुछ सवाल है किसी में? ये बताएं। जैसे सर वो रेंजर को इख्तियार दिए गए थे खुसूसी खरीद। ये बहुत सारी इसकी मिसालें, काफ़ी सारी मिसालें हैं इसकी। प्रेसिडेंशियल आर्डर से बहुत सारे ऑर्डिनेंस बने हैं और बाद में उन्होंने लॉ की शक्ल इख्तियार की है और कुछ ख़त्म भी हो गए। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। पिछले अगर 20 सालों में भी आप देखें तो काफ़ी इसमें काम हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये है कि कुछ जो कानून साजी है ना, वो डेलीगेट कर दी जाती है, कुछ इदारों को डेलीगेट कर दी जाती है। मसलन मैं इसमें आपको एक 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ कि जैसे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, वो एक्ट के तहत वजूद में आई है। ठीक है ना। बेसिकली चले ये बात लंबी हो जाएगी हमारे पास। 10 इदारे जो है ना, गवर्नमेंट के इदारे बनने के उसके कुछ तरीकाकार हैं। चलिए जिसका एक तरीकाकार मैं भी आपको ये बता देता हूँ कि जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं वो किसी कानून से जन्म लेते हैं। मसलन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो उसका एक एक्ट है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है तो उसका एक्ट है। जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो एक एक्ट से बनते हैं। ठीक है, प्राइवेट इदारे भी जो हैं उनकी अप्रूवल भी एक्ट के थ्रू खैर होती है, और उसको सेपरेट में छोड़ दें उसको। अच्छा जी, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक्ट है ना, शायद 1973 का है या 4 का, उसके तहत इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन उस एक्ट के तहत बनने के बाद उन्होंने उनको इख्तियारात दे दिया कि आप एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे जिसके तहत आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और ये काम जो है ये आप कर सकते हैं, राइट। सॉरी। अच्छा, तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि एक दफ़ा एक इदारा तो बन गया एक एक्ट के थ्रू, लेकिन उसको फर्दर जो है वो लेजिस्लेशन के इख्तियार देगी कि आप इसके ये काम जो है कर सकते हैं। इसी तरह जैसे रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है तो इसका एक्ट है 1924 के तहत वजूद में आया, लेकिन इसके आगे टैक्स लगाना, बढ़ाना, कम करना, लिमिट जो है बढ़ा देना, ये सारे काम जो है ये फर्दर उसको दे दिए गए। तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। जब आप इदारों को फर्दर राइट्स दे देते हैं तो ये जो है वो बेसिकली आपकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाती है। तो ये कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो इसमें कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, उनको इसमें डिफाइन की जाती हैं कि जैसे पार्लियामेंट है सब कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंड डिफाइनिंग द पावर टू मेक रूल। तो रूल आपने बनाने हैं उसके यूनिवर्सिटी के या रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के या किसी भी इदारे के, तो ये रूल्स आपने इन पैरामीटर्स के अंदर रह के ये बेसिकली एक कंट्रोल जो है वो इंश्योर किया जाता है बाय द पार्लियामेंट जब वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के इख्तियारात आगे फर्दर सबलेट करते हैं। ठीक है, इसको ज़रा खुद ही गो थ्रू करना। ठीक है, उसके बाद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसके कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है, उसमें टाइम बच जाता है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। मसलन यूनिवर्सिटी का अगर
उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वो अपने मामलात के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, वो बेहतर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हैं। इसी तरह मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर है, तो वो अपने उस शोबे के चूँकि एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उस हिसाब से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल होती रहती हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, क्योंकि नेशनल असम्बली और जो सेनेट के लोग होते हैं वो हर मामले में वो एक्सपर्ट नहीं होते। इस तरह फ्लेक्सिबल है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब उनका ज़रूरत के तहत वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी एक्ट के अंदर तब्दीली लानी हो तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है जो हम लास्ट में अभी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये डिसएडवांटेज आप जहाँ से इसको गो थ्रू कर लेना। तो हमारे पास अभी स्टिल जो है 5 मिनट है, बल्कि 6 मिनट हमारे पास हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, चूँकि हम लास्ट स्लाइड पे हैं, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके मतलब कोई सवाल है तो मैं अभी हाजिर हूँ। जी, कोई सवाल है? तो ये सब इसी तरह है जिस तरह अभी ये लॉस कुछ डेज पहले हुआ था, 17 सितंबर को हुआ था शायद, जो एक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बैठा था, उस पे बिल पास हुए थे, ये सब उसी तरह है ना? जी जी, सब उसी तरह। जी, कोई और सवाल? अटेंडेंस भेज दी थी मुझे उमर? यस सर। भेज दी थी, चलिए कुछ शाबाश। किसी और को कोई सवाल है? अच्छा, क्लास खत्म होने वाली है, कोई सवाल नहीं आता।